अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम लोग सबक नंबर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वे सबक नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हयातियाती तनु और उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसा किया जाए, इस पर हमारी गुफ्तगू चालू है। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स में से जो देखा है उनमें ये है कि किस तरह से हमारे पास जो हयातियाती बायोडाइवर्सिटी उसकी अहमियत क्या है। फिर कल हमने देखा था कि उसके नुकसानात क्या हो रहे हैं, किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हमने उसमें नाजायज इस्तेमाल, फिर अलाइन स्पेशीज का इंक्रोचमेंट, इस तरह से कोई एक्सटिंक्शन, ये कुछ बातें देखे थे। अब ये सारे कि भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, तो उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करेंगे, उसको बचाएंगे कैसे। तो जो हयातियाती तनु है, उस हयातियाती तनु को आप बचाएंगे कैसे जबकि वो खत्म हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी आइडियाज हैं जिनको हमको समझना है। ना हम ये कहते हैं कि वाई शुड वी कंजर्व, कि पहले तो सवाल ये है कि भाई हम हयातियाती तनु को कंजर्व कैसे करें, ठीक है, या हम करना है कि हम क्यों करें। पहला तो ये है कि भाई हम क्यों करें। तो हमने कल भी देखा कि जो डेविड टिलमन थे उनका जो एक्सपेरिमेंट था, और उसके बाद हमने देखा कि पॉल एल्ड्रिच उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट बताया कि अगर धीरे धीरे स्पेशीज अगर खत्म होती है तो एक स्पेशीज के निकलने की वजह से दूसरी भी खत्म होने लगेगी। इस तरह धीरे धीरे डाइवर्सिटी खत्म होगी। मतलब अगर कुछ जानदार यहाँ पर खत्म होते हैं तो अल्टीमेटली वो इंसानों के लिए भी क्या होगा, नुकसानदा होगा। तो यही इस बात को हम समझते हैं कि हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नैरोली यूटिलिटेरियन दलाइल वाज़े है, यानी कम से कम इस्तेमाल वाली जो बात हो रही है। इंसान कुदरती ग़िज़ा जैसे अनाज, दालें, फल, ईंधन, रेशो यानी धागों, तामीरी अशिया, सनती चीजों जैसे रंगने वाली चीजें, चिकनाहट वाली अशिया, या रंग वो गोंद की बात करें, या फिर हम अतर की बात करें, अतरियात की बात करें यानी खुशबू के लिए, और इसी तरह से तिब्बी अहमियत की जितनी चीजें हैं उसकी ही शक्ल में बेशुमार सनती जो फवायद है बराह रास्त क्या करता है, हासिल करता है। यानी अगर हम ये बात करें तो हयातियाती तनु के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या है, तो हम एक नैरोली यूटिलिटेरियन यानी जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत है अगर उसी के ऊपर अगर हम तवज्जो डालते हैं तो इतनी सारी चीजें जिसको हम सनती फवायद के लिए क्या करते हैं, बराह रास्त वहां से हासिल करते हैं। आलमी पैमाने पर अगर बाजार की बात करें तो बाजार में जो बेचे जाने वाली 25% से ज्यादा जो हालिया दवाएं हैं वो पौधों से हासिल की जाती है। यानी हमारे पास जो 20% की वो सारी अलग अलग पौधों से ही हासिल की जाने वाली है। और 25,000 पौधे की जो अनवा है दुनिया भर में रिवायती दवाओं के तौर पर क्या है, मुकामी लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और आज भी देख लीजिए कि जबकि आज का हमारा जो दौर है वो तरक्की याफ्ता दौर है जहां पर हम हमारे इलाज के लिए एलोपैथी यानी केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसा जैसा उन एलोपैथिक ड्रग्स का हमको नुकसान दिखाई दे रहा है तो हम वापस से इन दवाओं की तरफ आ रहे हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि इनका कंजर्वेशन की अब और ज्यादा क्या हो जाती है, जरूरत बढ़ जाती है। कोई नहीं जानता तिब्बी तौर पर मुफीद कितने मजीद मुफीद पौधे ट्रॉपिकल बारानी जंगलात यानी ट्रॉपिकल घने जंगलात में दरियाफ्त होने के मुंतजिर है। यानी अभी भी हम ये नहीं बता सकते कि ऐसे कितने और भी प्लांट्स हैं जिनके अद्वियात में उनके तिब्बी फवायद होने के बाद भी हम उनको आज तक ढूंढ नहीं सके, तो वो आज भी हमारे क्या है, मुंतजिर है। एक टेक्निक है जिसको कहा जाता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या कहा जाता है इसको, बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये मुस्तकबिल की हयातियाती तवक्कुआत से वाबस्ता बढ़ते हुए वसाइल के साथ वो कौमें जिनके पास बकसरत हयातियाती तनु मौजूद है बेशुमार फवायद क्या कर सकते हैं, हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं। बेसिकली बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग ये है कि जो हयातियाती आपके पास तुनु है उसी को आप क्या करो, इस्तेमाल करो, और उनके पास से जो आपको चीजें हासिल हो सकती है आप अक्स कर सकते हैं। किसकी शक्ल में, ईंधन की शक्ल में, दालों की शक्ल में, अतर की शक्ल में, गोंद की शक्ल में। तो उनके जो बाकियात है जिनको आप इस्तेमाल करके मार्केट में उनको बेच सकते हैं वो बचे भी रहे और आप उनसे उन चीजों का हासिल करके मार्केट में क्या कर सके, बेच भी सके, उसको कहा जाता है बायो प्रोस्पेक्टिंग।
उसको क्या कहा जाता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। यानी आपके पास एक प्लांट है, एक पौधा घर में है और उस पौधे से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप उस पौधे को पूरी तरह से कट करने के बजाय उसके वो कौन से हिस्से हैं जहां से वो खुशबू आती है, आप उनको हासिल करेंगे और उन हिस्सों से आप उसी चीज को निकालेंगे जिसकी वजह से क्या हो रही है, खुशबू आ रही है। तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि मुस्तकबिल में आपकी जो हयातियाती तवक्कुआत है, यानी उनके जिंदा रहने के चांसेस भी बढ़ जा रहे और आपका उनसे हासिल करने वाले प्रोडक्ट भी बढ़ जा रहे, जिससे क्या होगा, जिससे वाबस्ता बढ़ते वसाइल के साथ साथ, यानी इनके साथ जो वसाइल है वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और वो कौमें जो इनका बकसरत हयातियाती तनू मौजूद है उनके पास, वो इनसे क्या करेंगे, खूब सारे क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। जैसे एक आम एग्जाम्पल अगर आप ले कि एक कैंसर की दवा है, उस कैंसर की दवा को हासिल करने के लिए वहां पर मौजूद जो प्लांट्स है, उन प्लांट्स को यूज किया जाता था। तो वो 1 ग्राम दवा को हासिल करने के लिए उन वहां पर तकरीबन 15-16 दरख्त को काटना पड़ता है। टैक्सोल नाम की दवा है कैंसर की। अब उसी टैक्सोल को अगर आप उस प्लांट को कट करे बगैर अगर हासिल करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो इसको कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, कि आपका वो प्लांट भी रहे और आपको वो दवा भी मिले। तो साइंटिस्ट ने अलग तरह से दिमाग लगाया कि भाई अगर वो जो दवा है वो पूरे प्लांट की सिर्फ छाल से मिल रही है तो हम उस प्लांट की सिर्फ छाल को यूज करें, अगर वो रूट से मिलती है तो सिर्फ हम उसके रूट को, जड़ों को इस्तेमाल करें, अगर वो लीफ से निकलती है तो हम सिर्फ लीफ को इस्तेमाल करें, ना कि हम पूरे प्लांट को कट कर दे। तो इसको कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बेसिक कंसेप्ट यहां याद रखना है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग का तो एक तो था नैरोली यूटिलिटेरियन। नाउ अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। दूसरा कंसेप्ट क्या है, वो है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, कि कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन दलील ये है कि हयातियाती तनु कुदरत की फराहम करदा बहुत सी इकोसिस्टम की खिदमात में अहम रोल अदा करता है। यानी एक तो वो हमारे लिए नैरोली यूटिलिटेरियन, जहां पर हम छोटे छोटे फायदे उठा रहे हैं, इसी तरह से बहुत बड़े बड़े फायदे, जिसमें एक ये है कि इकोसिस्टम में अगर वो इकोसिस्टम लॉस हो गया तो हमको बहुत नुकसान होगा। तेजी से जवाल पजीर होता हुआ अमेज़न जंगल फोटोसिंथेसिस के जरिए जमीनी फिजा की कुल ऑक्सीजन का अंदाजन 20% क्या करता है, पैदा करता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी अहमियत है कि वो 20% हमारे बॉडी, हमारे लिए क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की फराहमी का जरिया है। क्या हम कुदरत के जरिए दी गई इस खिदमत की इक्तिसादी अहमियत का तखमीना लगा सकते हैं? अब ये जो हमारे पास ये जंगलात वगैरह है या इस तरह के बहुत सारे इकोसिस्टम है, इसका अल्टरनेट हमारे पास है क्या, या हम इसकी कीमत लगा सकते हैं क्या? अभी थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर कोरोना वायरस आ जाता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां पर लोगों को गैस के सिलेंडर लगाना पड़ता है और वो सिलेंडर के लिए भारी रकम देना पड़ता है। तो आप सोचिए कि अगर हर बंदे के लिए अगर इस तरह से हो जाए कि उसको इतनी सिलेंडर्स लगने लग जाए तो क्या हाल होगा। तो यही एक इकोसिस्टम की अहमियत है कि आप बगैर किसी भी खर्चे के एक बहुत बड़ा फायदा उससे उठा रहे हैं, जिसको हम क्या करें, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो नैरोली यूटिलिटेरियन, और दूसरा जो पर्पस होता है वो होता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ये मालूम करके आपके पड़ोस का अस्पताल ऑक्सीजन के एक सिलेंडर पर क्या खर्च करता है, आप कुछ अंदाजा कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे से इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं। अब हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं रही। हम कोरोना का जब दौर आया तो हर एक को उसका अंदाजा हुआ है। नाउ जेरगी, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, एक दूसरी खिदमत है जिसके बगैर पौधे हमें फल और बीज नहीं दे सकते। यानी पॉलिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट अमल है। अब अगर कोई पौधा नहीं रहेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। अब उस पौधे की वजह से जो जानदार रहते थे वो नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। नतीजे में ना हमको बीज मिलेंगे ना फल मिलेंगे। तो जो पॉलिनेटर्स है, जैसे शहद की मक्खियां, बिम्बल बेनर, परिंदों और चिमगादड़ों के जरिए इकोसिस्टम क्या होता है, फराहम होता है। हम बेसिकली ये जो परिंदे हमारे पास है, ये जो इंसेक्ट्स हमारे अतराफ में, जो कीड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो क्या है, पॉलिनेशन। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो पॉलिनेशन का अमल नहीं होगा। बगैर
بغیر قدرتی پولینیٹرز کے زیرگی حاصل کرنے کی کیا قیمت ہوگی؟ مطلب ہم یہ بول سکتے ہیں کہ اگر یہ نہیں رہے تو پھر ہم کیا کریں گے، کس طرح سے ہم پولینیشن کروائیں گے، اور اگر اس پولینیشن کو ہم آرٹیفیشیل وے میں اگر کریں گے تو اس کو کتنی قیمت ہم کو ادا کرنے کے لیے، اور بھی بہت سے ناقابل بیان کیا ہے فوائد ہے جو ہم قدرت سے کیا کر سکتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، براڈلی یوٹیلیٹیرین۔ گھنے جنگلات سے گزرتے ہوئے موسم بہار میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر یا صبح سویرے ایک بلبل کا گانا سن کر اٹھنا جمالیاتی احساس کی خوشی اور انبساط ہے۔ یعنی آپ خود سوچئے کہ جب آپ صبح صبح بلبل کی آواز سنتے ہیں یا جب آپ پھولوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر سائیکولوجیکلی ایک طرح کا اطمینان پیدا ہوتا ہے، ایک سکون پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو قدرت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ خود ایسا دیکھیے کہ ایک وہ گھر جس کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا گیا، آپ وہاں رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایک ایسا گھر جس میں دھول مٹی وغیرہ آپ کبھی وہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بات اہم ہے کہ جب قدرت، آپ ایک چھوٹی سی جگہ کی اس طرح کا معاملہ ہے، تو یہ جو قدرت ہے جہاں پر آپ کو پوری، مطلب اس کے بغیر آپ کہیں نہیں رہ سکتے، تو اس کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ہم ایسی چیزوں پر قیمت کا لیبل لگا سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو چیزیں ہیں، جو بلبل ہے یا جتنی بھی اہمیت کی چیزیں ہیں جس سے ہمارے حسن میں، ہمارے جمال میں، ہمارے خوشی میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، تو ہم اس کی کیا کوئی قیمت لگا سکتے ہیں کیا؟ نہ حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے ایتھیکل دلیل کا تعلق اس سے ہے جس کے لیے ہم لاکھوں پودوں، جانوروں اور خودبینی انواع کے مرہون منت ہے جن کے ساتھ ہم اس سیارے پر اشتراک کرتے ہیں۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک ایتھیکل دلیل کیا ہے کہ ہم بہت سارے جو پودے ہیں، جانور ہیں اور خوردبینی انواع ہے، ان کے مرہونی منت ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کے اشتراک کے ساتھ ہمارا کیا ہے، پورا معاملہ چالو ہے۔ فلسفیانہ طور پر یا روحانی طور پر ہمیں احساس ہونا چاہیے ہر نوع کی اپنی ایک پوشیدہ قدر و قیمت ہے، چاہے وہ ہمارے لیے حالیہ یا معاشی نوعیت کی نہ بھی ہو۔ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کی بہتری کا خیال رکھیں اور اپنے حیاتیاتی تنوع کا کیا کریں، تحفظ کرتے رہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ اپنے حیاتیاتی تنوع کا تحفظ کیسے کرے؟ تو بہت بیسک انداز میں ہم یہاں پر دیکھ رہے کہ کیوں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم حیاتیاتی تنوع کیا کریں، حفاظت کریں۔ نہ ہم حیاتیاتی تنوع کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم ایکو سسٹم کو مکمل طور پہ تحفظ فراہم کرتے ہیں تو اس کے حیاتیاتی تنوع کی حفاظت تمام سطحوں پر ہو جاتی ہے۔ ہم پورے جنگل کو محفوظ کر کے شیر کی حفاظت کرتے ہیں۔ برمحل اس طریقہ کاری کو کہا جاتا ہے ان سیٹو برمحل تحفظ، جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ان سیٹو۔ البتہ جب حالات ایسے ہو جہاں ایک جانور یا پودا خطرے میں ہو یا خطرہ لاحق ہو یا مستقبل قریب میں وہ جاندار یا عضو معدوم ہو جانے کا بڑا خطرہ ہو، ان کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے فوری اقدام کرنا ضروری ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں ایکس سی ٹو، یعنی مطلوبہ طریقہ۔ تو دو طرح کے یہاں پر طریقے ہیں، ایک طریقے کو کہا جاتا ہے ان سی ٹو اور دوسرے طریقے کو کہا جاتا ہے ایکس سی ٹو۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ان سیٹو اور ایک ہوتا ہے ایکس سیٹو۔ ان سیٹو کے لیے یہاں پر کیا ہے، برمحل تحفظ۔ یہاں پر اس کو اردو میں کیا کہا جا رہا ہے، برمحل تحفظ، یعنی اپنے ہی گھر میں اس کو رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ ایکس سیٹو مطلب اس کو کسی اور جگہ آپ کیا کرنے والے، شفٹ کرنے والے۔ تو دو طرح کے کنزرویشن کے طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ان سیٹو طریقہ اور ایک ہوتا ہے ایکس سیٹو طریقہ۔ ان سیٹو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کی اپنی ہی جگہ پہ کیا کر دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں، اور ایکس سیٹو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں یا وہاں پر وہ سروائیو نہیں کر سکے گا، تو آپ کیا کریں گے، اس کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ لے کے جائیں گے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، جو اس کے لیے فیوریبل ہوگی، مناسب ہوگی، وہاں لے جا کے آپ اس کو پالیں گے، پوسیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایکس سیٹو کنزرویشن۔ ناؤ اب ہم بات کر رہے ہیں ان سیٹو کنزرویشن۔ ان سیٹو کنزرویشن، اب یہاں پر ان سیٹو کنزرویشن کے لیے دیکھیں ایک جو اور ایکسٹرا ورڈ ہے وہ خارج از مقام۔ جبکہ خارج از مقام نہیں بولیں گے ہم اس کو، ہم بولیں گے اس کو برمحل، جو وہاں پر اس کے اپنے مقام پر اس کو کیا جا رہا ہے۔ تو ایکس سیٹو میں کیا کیا جاتا ہے، اس کو وہاں سے خارج کیا جاتا ہے، ان سیٹو میں اس کو وہاں رکھا جاتا ہے۔ بہت سے ملکوں کو ترقی اور تحفظ کے درمیان تنازع درپیش ہوتا ہے، وہ اپنی تمام حیاتیاتی دولت
کہ تحفظ کو غیر حقیقی اور معاشی اعتبار سے لائق عمل نہیں خیال کرتے. یعنی بہت سارے ملک ایسے ہیں جب وہ ترقی کی منزل کو جانے کو لگتے ہیں تو ترقی اور تحفظ ان دونوں میں ان کے پاس کانٹراڈکشن ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے حیاتیاتی دولت کو کیا کرتے ہیں, اس کو تحفظ نہیں فراہم کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ترقی کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز ہو, ترقی کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی روڈ ہو, ترقی کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی دھواں پھینکتی ہوئی کمپنیاں ہو. یہ ہمارے نزدیک ترقی ہے. اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس حیاتیاتی دولت کو کیا ہوگا, نقصان پہنچے گا. اکثر و بیشتر صورتوں میں ان انواع کی تعداد جو تحفظ حاصل کرنے کی منتظر ہوتی ہے دستیابی تحفظی وسائل سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. یعنی ہمارے پاس آلریڈی جو حفاظت کے لیے جتنے انتظام ہے اس انتظام سے زیادہ ان انواع کی تعداد ہے, تو پھر ہم ان کو کیسے کریں گے. دوسرا, عالمی پیمانے پر اس مسئلے کے ماہرین تحفظ نے سامنا کیا ہے. ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ملکی سطح پہ یا علاقائی سطح پہ یا محلے کے, نہیں, بلکہ عالمی سطح پر لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کیسے انواع کو کیا کریں, ان کی حفاظت کریں. تو انہوں نے سب سے زیادہ تحفظ دیے جانے کے لیے بعض حیاتیاتی تنوع کے, ان کو کیا کہا ہے, ہاٹ اسپاٹ. انہوں نے حیاتیاتی تنوع کے کیا آئیڈینٹیفائی کیے, کیا ڈھونڈ کے نکالے, ہاٹ اسپاٹ کو شناخت کیا ہے جن میں نوعی کثرت اور انڈیمزم کی سطح بہت زیادہ تھی. یعنی وہیں رہنے والے اور نو کی جو سطح تھی بہت ہائپر تھی. یعنی کوئی ایک علاقہ انہوں نے دیکھا اور اس علاقے کو انہوں نے کہا کہ یہ ہاٹ اسپاٹ ہے, یعنی یہاں پر آپ کو بہت ساری الگ الگ نو, الگ الگ اسپیشیز دیکھنے کو ملے گی اور یہ یہیں پر سروائیو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایریا کیا ہو گیا, ہاٹ اسپاٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے کئی بڑے بڑے ہاٹ اسپاٹ ہے, اور ان ہاٹ اسپاٹ کے اندر کیا ہے, تقریباً آج کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 ایسے ہاٹ اسپاٹ ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہے. آگے شاید ڈسکشن میں آئے گا, ٹھیک. یعنی وہ انواع جو اسی علاقے تک محدود تھی اور دوسری جگہوں پر نہیں پائی جاتی تھی, ان کو کیا کہا جاتا ہے, انڈیمک. ٹھیک ہے, یاد رکھیے. ابتداً 25 حیاتیاتی تنوع کے ہاٹ اسپاٹ شناخت کیے گئے, لیکن بعد میں فہرست میں 9 مزید کا کیا ہوا, اضافہ کیا گیا, جس سے دنیا میں موجود حیاتیاتی تنوع کے ہاٹ اسپاٹ کی کل تعداد کتنی ہے, 34. تو یاد رکھیے ایگزام میں اکثر کوشچن پوچھا جاتا ہے جو ہاٹ اسپاٹ ہے, ٹوٹل ہاٹ اسپاٹ کتنے ہیں, 34 ہے. پہلے کتنے ملے تھے, 25, بعد میں 9 بھی ہاٹ اسپاٹ کو ایڈ کیا گیا. یہ ہاٹ اسپاٹ وہ علاقے بھی ہے جہاں محل وقوع کی تباہی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یعنی ایسے بھی ہاٹ اسپاٹ ہے جہاں پر محل وقوع یعنی وہ جو انوائرمنٹ ہے وہاں کا وہ پورا تباہ ہوتا جا رہا ہے, پھر بھی انہوں نے اس کو اس میں انکلوڈ کیا ہے. ان میں سے 3 ہاٹ اسپاٹ جس میں مغربی گھاٹ, سری لنکا, انڈو برما اور ہمالیہ, جو ہمارے ملک کے غیر معمولی طور پر زیادہ حیاتیاتی تنوع والے علاقے کا کیا کرتے ہیں, احاطہ کرتے ہیں. تو ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے, اس لیے اس کو یاد رکھیے. مغربی گھاٹ جو سری لنکا, اس کے بعد انڈو برما اور ہمالیہ. تو انڈو برما, ہمالیہ, مغربی گھاٹ جو لگ کر آتا ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. حالانکہ تمام ہاٹ اسپاٹ مل کر زمین کے خشکی کا صرف 2% سے بھی کم ہے. زمین کے خشکی کا کتنا بنا رہے, صرف 2% سے کم بناتے ہیں. تاہم اس میں مجموعی طور پر موجودہ انواع کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ان ہاٹ اسپاٹ کی سختی سے حفاظت سر دست جاری معدومیت کو تقریباً 30% تک کیا کرتی ہے, کم کر سکے گی. یعنی اگر ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر ان کو بناتے ہیں تو ان ہاٹ اسپاٹ کا فائدہ کیا ہے, ان ہاٹ اسپاٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی جو سر دست کل بھی جو ہم نے گفتگو کیے تھے کہ اینتھروپوجینک ایفیکٹ, انسانوں کی اپنی کچھ ایسی حرکت ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, یہ جو حیاتیاتی تنوع ہے یہ کیا ہوتا جا رہا ہے, گرتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ یہ بول رہے ہیں کہ 30% تک ہم کیا کر سکتے ہیں, اس حیاتیاتی تنوع کی جو ریٹ ہے, جو شرح ہے, اس کو کیا کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہاٹ اسپاٹ ہے یعنی ان سیٹو کنزرویشن ہے, اس کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں ہم, بہت سارے جانداروں کو, تو بہت سارے انواع کی کیا کر سکتے ہیں, حفاظت کر سکتے ہیں. ناؤ ہندوستان کی اگر بات کریں تو ہندوستان میں ماحولیاتی طور پر منفرد اور حیاتیاتی تنوع کے کثرت والے علاقوں کو بطور بایوسفیر ریزروائرز
बायोस्फीयर रिजर्वायर्स, नेशनल पार्क और सेंचुरीज के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यानी हमारे पास कुछ लॉज के जरिए क्या किया गया, कुछ आर्टिकल्स के जरिए ये बनाया गया कि ये बायोस्फीयर रिजर्वेयर है, ये नेशनल पार्क है, ये सेंचुरीज है, और उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वहां पर कोई जाके शिकार नहीं करेगा, वहां जाके कोई अपनी फैक्ट्रीज चालू नहीं करेगा, वहां जाके कोई रहेगा नहीं, घर वगैरह नहीं बनाएगा। इस तरह के कई सारे, ताकि उनकी हिफाजत हो सके, ताकि वो जो हयातियाती तनु है वो हमारे हिंदुस्तान में क्या रहे, बाकी रह सके। हिंदुस्तान में इस वक्त 14 बायोस्फीयर रिजर्वियर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी कहा था कि यहाँ नंबर से, इन नंबर्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में बहुत आसानी से आप मार्क लेंगे। कितने बायोस्फीयर रिजर्वायर है? 14। 90 नेशनल पार्क से, 19 नेशनल पार्क है, और 448 वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, मौजूद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, इन नामों को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या क्या है? 14 बायोस्फीयर रिजर्वेयर है, 90 नेशनल पार्क है, और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद है। हिंदुस्तान की तारीख मजहबी और सकाफती रिवायत पर भी मुश्तमिल है, जो कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देती है। बहुत सी सकाफतों में जंगलात के सफर ममनू थे। यानी हमारे पास कुछ लोग इस तरह के, मजहबी तबका भी एक है और सकाफती तबका है, वो क्या करते हैं, वो उनके पास ये एक सिविल, मतलब एक तरह का कल्चर है कि भाई जंगल से नहीं गुजरना है, जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो एक तरह का, इसी तरह से दूसरा कि वहां मौजूद तमाम दरख्त और वाइल्ड लाइफ काबिल एहतराम थी और उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता। तो पहले ये होता था कि बहुत ज्यादा जो दरख्त थे उनकी पूजा पाठ होती थी या उनको एक अहमियत हासिल थी। इसी तरह से कुछ जो जानदार थे उनका भी बहुत ज्यादा एहतराम था, इसलिए उनको मुकम्मल तौर पर क्या होता था, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था, हिफाजत किया जाता। जैसे ऐसे ही सैक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड ग्रूव जिनको हम क्या कहते हैं, मुकद्दस जंगलात, जैसे मेघालय के खासी और जेनेटिया पहाड़ियों, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के जो इलाकों है, और मध्य प्रदेश के सरगोजा, चंदा और बिस्तर इलाकों में पाए जाते हैं। यानी ऐसे इलाके हैं, ये नाम आपने याद रखना है बच्चों, ये नाम आपने बहुत आसानी से याद रखना है कि ऐसे सैक्रेड ग्रूव जो मुकद्दस जंगलात थे, तो मेघालय के खासी है, जेनेटिया पहाड़ियों में, फिर राजस्थान की अरावली पहाड़ियां है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है, मध्य प्रदेश के सरगोजा है, चंदा है, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो इसका नाम मैं देखता हूँ। ठीक, इसी तरह से मेघालय में मुकद्दस जंगलात बड़ी तादाद में नादिर और खतरे से 2-4 पौधों की आखिरी पनाह गाह बनी हुई है। तो ऐसे पौधे जो बहुत ज्यादा खत्म हो रहे हैं, तो मेघालय में चूंकि उनको सैक्रेड ग्रुप माना जाता है, मुकद्दस जंगलात माने जाते हैं, इसलिए वहां पर अभी वो बचे हुए। तो यहाँ पर है ना, डायरेक्ट आपके पास पॉइंट है, इन डायरेक्ट पॉइंट को आपने याद करना है, आपको वो सारी चीजें आसानी से याद हो जाएगी। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट सवालों के क्या होते हैं, जवाब होते हैं। नाउ इसी तरह से एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इस तरीके कार में एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है, जैसा उसमें कहना खारिज मकाम की, मकाम से बाहर लेकर जाना है, ठीक है। इस तरीके कार में खतरे से 2-4 जानवरों और पौधों को, ऐसे जानवर और ऐसे पौधे जिनको खतरा लाक है, वो खत्म भी हो सकते हैं, उनको मारा भी जा रहा है, तो उनको कुदरती महल वक़ू से निकाल कर मखसूस जगहों में क्या करा जाता है, रखा जाता है। एक स्पेशल जगह वहां बनाई थी जहां उनकी क्या होगी, हिफाजत होगी, और खुसूसी क्या होगी, वहां पर उनकी देख रेख हो सकेंगे, जैसा हम आजकल हमारे पास देखते हैं, है ना, हमारे पास गार्डन्स वगैरह होते हैं, वहां पर उनको लाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल जूलॉजिकल पार्क, बहुत सारे जानवर होते हैं जिनको क्या किया जाता है, उस पार्क में लाके रखा जाता है। तो उसका एक मकसद तो ये होता है कि लोग आए, उनको देखे, करें, और उनसे बहुत सारी, मतलब उनको मालूम हो कि यार इस तरह के भी जानवर मौजूद होते हैं। तो एक तरह से वो लर्निंग का प्रोसेस भी होता है, दूसरी तरह वो कंजर्वेशन के लिए भी किए जाते हैं। इसी तरह से बॉटनिकल गार्डन्स, बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनको लाके क्या किया जाता है, एक जगह पर उनकी क्या की जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, उनको वहां पर ग्रोथ की जाती है। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ
सफारी पार्क्स ये मकसद पूरा करते हैं। बहुत से जानवर ऐसे हैं जो जंगल में तो नापेद हो गए लेकिन जूलॉजिकल पार्कों में बदस्तूर पाए जाते हैं। हालिया वर्षों में XC2 तहफ़्फ़ुज़ के जरिए खतरे से दो चार अनवा को बंद जगहों में रखने से आगे निकल गया। यानी क्या हो गया कि XC2 तहफ़्फ़ुज़ के जरिए क्या किया हमने, उनको खतरे से दो चार जो अनवा थी उनको हमने क्या करे, बंद जगहों में रखे, जिसकी वजह से वो अब आगे निकल कर आ गए, यानी वो बच गए। अब खतरे से दो चार अनवा के गैमेट्स को लंबे अरसों के लिए फाल और जरखेज हालत में क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि हम सिर्फ रिवायती तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ ट्रेडिशनल वे का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि कुछ प्लांट्स को लेकर आ गए, उनको जमा कर दिए, कुछ एनिमल्स को लाए, उनको बचा के रख दिए, बल्कि उनके हम आज की जो नई अप्लाइड टेक्नोलॉजी उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो क्रायो प्रिजर्वेशन आपको बताया गया, तो हम क्या कर रहे हैं, वो एनिमल्स, उनके स्पर्म है, उनके एग है, उनको स्टोर करके रख रहे हैं कि फ्यूचर में अगर हमको उनसे नई जनरेशन अगर चाहिए या वो अगर किसी वजह से नापेद भी हो जाए तो उनके एग और स्पर्म जिसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल, उनका डीएनए, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि जो एग है और जो पोलन ग्रेन्स है, जो ओवरी है प्लांट्स का, उनको स्टोर करके रख रहे हैं, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको बहुत अरसे के लिए उनको फाल और जरखेज हालत में रख रहे हैं। और उस टेक्निक को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। क्या कहा जाता है उसको, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। उसके जरिए उनको क्या किया जा रहा है, जखीरा किया। इसी तरह से अंडों को इन विट्रो में 12 आवर करके और पौधों को टिश्यू कल्चर के तरीकों, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो जानदार है उनके एग को अब नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज कराने के बजाय इन विट्रो यानी बाहर, एक तो ये होता है कि बॉडी के अंदर होता है, लेकिन अब बॉडी के बाहर एग को फर्टिलाइज करना है, फर्टिलाइज करने के बाद उसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो से फिर एक नया जानदार बनेगा। तो अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको क्या कर रहे हैं, इन विट्रो तरीके से क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं। और इसी तरह से पौधों के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर तरीकों में बेसिकली होता क्या है कि आप सीड के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप सीड के ऊपर मुनासिब नहीं है कि अगर आपके पास बीज होगा तो उस बीज को आप जमीन में डालेंगे और उससे पौधा हो, नहीं, बल्कि आपके पास उस पौधे का अगर लीफ का पार्ट है या उसके तने का पार्ट है या उसके जड़ का पार्ट है, उस पौधे का कोई भी पार्ट आपके पास है तो आप उससे पूरा एक कंप्लीट पौधा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। मतलब हम पूरी तरह से उनको कंजर्व कर रहे हैं, डीएनए लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे उनकी पूरी सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, रिजर्व करके रखा जा रहा है, कंजर्व करके रखा जा रहा है। सनीदे तौर पर अहम पौधों के मुख्तलिफ जीनी स्ट्रेन्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनी स्ट्रेन्स के बीजों को लंबे अरसों तक बीज बैंकों में, यानी किसमें, सीड बैंक्स। तो अब हमारे पास क्या बने हुए हैं, सीड बैंक्स बने हुए। उन सीड बैंक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो जो अलग अलग बीज है, यानी जीनी जो स्ट्रेन्स है, यानी बीजों में अलग अलग क्या होगा, उनके अंदर स्ट्रेन्स होगी, कुछ ना कुछ उनके अंदर क्या होगा, फर्क होगा, वैरायटी होगी, कैरेक्टर में चेंज होगा। तो उसकी बुनियाद पर हम उनको क्या करेंगे, बीज बैंकों में या सीड बैंक्स में ले जाके रख देंगे और उनको वहां पर क्या करेंगे, हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। नाउ हयातियाती तनु की कोई सियासी सरहदें नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद अब आप इस लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आज से पहले जो बच्चे रहते होंगे, मेरे को नहीं लगता कि उनको ये बात बहुत क्लियर आती होंगी समझ में, लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में है, क्योंकि आज का जो दौर है ये पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर है, तो सियासी एकदम मुठभेड़ का दौर है, तो आपको सियासत समझ में आएगी। तो हयातियाती तनु की कोई सियासी सरहदें नहीं होती और इसलिए इसका तहफ़्फ़ुज़ तमाम मुल्कों की मजमूई जिम्मेदारी है। यानी आप कोई डिपेंड नहीं है कि भाई हमारे पास आ गया, आप क्यों नहीं संभाल रहे, तुम्हारे पास चला गया तुम ही संभालो, इस तरह का नहीं है। 1992 में रियो डी जेनेरो के मुकाम पर हयातियाती तनु दी अर्थ सुमित पर मुनाकिद तारीखी कन्वेंशन ने तमाम ममालिक से हयातियाती तनु के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़वाइद के हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल के लिए मुनासिब इक़दाम करने की अपील की। यानी ये है कि एक अब इतने सारे मुल्कों को अगर बात समझ में आई तो उन्होंने एक कन्वेंशन मुनक़िद किया, एक इज्तिमा लिया और उस इज्तिमा का नाम था द अर्थ समिट और उसमें उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए, उसमें बहुत सारी अपील की कि भाई हम ये कंजर्वेशन करेंगे। 2002
2002 میں اس کی پیروی میں ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ کے مقام پر حسب ضرورت پیدا ہونے والی عالمی کانفرنس میں 190 ممالک نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے عہد کیا. یعنی یہ ہوا کہ بعد میں پھر یہ ہوا 2002 میں ایک کانفرنس لی گئی، اس میں 190 ممالک شامل ہوئے اور انہوں نے اس بات کا عہد لیا کہ اور انہوں نے کہا کہ 2010 تک عالمی، علاقائی اور مقامی سطحوں پر حیاتیاتی تنوع کے موجودہ نقصان کی شرح میں کیا کرے گے، ایک نمایاں کمی کی جائیں گے. تو اسی کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب پلانٹس کی گروتھ ہو رہی ہے. اب ہمارے پاس راستوں پہ پلانٹ لگائی جا رہے ہیں، بڑے بڑے جنگلوں میں پلانٹ لگائے جا رہے ہیں. ہمارے پاس جانوروں کا قتل کو روکا جا رہا ہے، شکار کو روکا جا رہا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہو رہی ہے. یہ ساری کی ساری جدوجہد یہ ہے حیاتیاتی تنوع اس کے کنزرویشن کے لیے کی جا رہی ہے. ٹھیک، اس طرح سے یہ جو چیپٹر ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے. ٹھیک، 5 منٹ میں دوسرا نیا چیپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ آپ لوگوں نے کنیکٹ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.